बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, खबर यह है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी ऐसे वक्त में लगाई गई जब पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और अडयाला जेल एक पावर हाउस का मंजर पेश कर रहा है। ऑपोजिशन लीडर चलकर खुद जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद से मिलने के लिए, और जो उमर अयूब जो हैं, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर करते हैं, और उस तकरीर के अंदर वो खुद नहीं बोल रहे होते बल्कि इमरान खान बोल रहे होते हैं। खान साहब से रहनुमाई लेकर किन नकात को उठाना है, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर क्या बात करनी है और किस तरह से जो हुकूमती जमातें हैं उन्हें टफ टाइम देना है। तो अपोजिशन की जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी जो कंट्रोल है पावर हाउस जहां से किया जा रहा है, वो अडयाला जेल, जहां पर ये तारें काटने की कोशिश की गई। राय साहब, इसके साथ साथ वकला की टीम, उनको भी मिलने से रोक दिया गया ताकि खान साहब के जो मुकदमात में रहनुमाई है, जो डिस्कशन है, वो भी ना हो सके। और जब डिस्कशन नहीं होगी, ऑब्वियसली प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है वो अदालत के सामने रिफ्लेक्ट करेगी, और जब प्रिपरेशन नहीं होगी तो फिर यकीनन ये केसेस जो हैं वो इमरान खान को हराने की कोशिश की जाएगी। यानी तगड़ी अपील इमरान खान की अदालत में उनकी मर्जी और उनकी मंशा और उनकी रहनुमाई से जो है वो तैयार नहीं की जा सकेगी। राय साहब, इसमें तीसरी जो चीज़ थी, जो सियासी कायदीन है जो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर को रोक लिया गया और उन्हें चिट्ठी डाली हुई है ऐसे वक्त में जब उनके खिलाफ भी अब एक केस तैयार हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से, यानी जो अडयाला हाउस, पावर हाउस का, अडयाला जेल जो इस वक्त पावर हाउस का मंजर पेश कर रहा है, आपने ये तमाम इकदाम करके एक रास्ता रोकने की कोशिश की है। और ये इकदाम ऐसे वक्त में किया गया जब सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं। राय साहब, हमें ये भी याद रखना है, और सेनेट के इंतखाबात में भी रहनुमाई की ज़रूरत है। शिबली फराज साहब मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। तो ये तमाम काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। राय साहब, जो सबसे अहम सवाल है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि अगर आप गौर करें ना, तो पंजाब में जो महकमा दाखिला है, इसका इजाफी चार्ज इस वक्त मरीम नवाज के पास है। तो हम क्या समझें कि ये मरीम ने उनके कहने पर, उनके हुक्म पर ही सब कुछ हुआ? चूँकि आपको याद होगा कि एक खबर आई अडयाला जेल से कि दहशतगर्द जो हैं उन्हें पकड़ा गया और उनके पास से नक्शे भी बरामद किए गए और इनका हदफ जो था वो अडयाला जेल था। लेकिन ये नहीं बताया गया इनका ताल्लुक किस जमात के साथ है और ये लोग कौन है, क्योंकि अगर ये ऐलान करते तो दूसरी तरफ से अगर निगेशन आ जाती, निगेट कर दिया जाता, तो फिर आप किसी को मुंह दिखाने योग्य ना रहते। तो ये भी नहीं किया गया। फिर राय साहब, इसमें आपको याद होगा इससे पहले भी एक डिवाइस का मामला सामने आया, और अब जो खबर राय साहब आ रही है, 2 किलोमीटर के रेडियस, पाकिस्तान के मीडिया को मना कर दिया गया है कि आप हमें यहाँ पर नज़र ना आए। और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं बल्कि उन तमाम कैदियों पर भी इस ऑर्डर का इतलाक होगा। क्योंकि राय साहब, इसमें जो सबसे अहम नुकता ये था कि अगर आप इमरान खान की मुलाकात को रोकते ना, तो दूसरी तरफ से क्या होना था, जो कैदियों की मुलाकात जारी रहती, तो लोगों ने कहना था कि यार सिर्फ इमरान खान की मुलाकात जो है आप उसके ऊपर ये हुक्मनामा जो है वो जारी कर देते हैं, बाकी कैदियों की मुलाकात तो आज भी जारी है। अब बाकी कैदियों की जो मुलाकात है इस पर भी 2 हफ्तों के लिए पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। और जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है तौहीन अदालत की। चूँकि अलामा नासिर अब्बास साहब हों या फिर असद उमर हों, असद कैसर साहब हों, या फिर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब हों और या बैरिस्टर गौहर हों, ये तमाम मुलाकात करने चाहते हैं ताकि आइंदा का लाइमल जो है वो किसी न किसी तरह तय किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है राय साहब कि एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, या फिर जो एक पेज पर लाने की बात है ना, खान साहब और फिर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको मुलाकातों के ज़रिए और रहनुमाई लेने की जो बात है, इस तसलसल को रोका जा सके, और इसीलिए सब कुछ किया है। राय साहब, आप कैसे देखते हैं? मरीम नवाज कहती थी कि मैं इंतकाम नहीं लूँगी, हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन राय साहब यहाँ पर इंतकाम लिया भी जा रहा है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। देखें हाशमी साहब, ये जो अडयाला जेल की कंट्रोवर्सी है, इसके पीछे 2 बड़ी खबरें छुपी हैं। ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं
और GHQ से जुड़ी एक शख्सियत की जो इस वक्त वीडियो वायरल हुई है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किया है, इस वीडियो के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब यही जो शख्सियत हैं, यानी जिन्हें हम GHQ की शख्सियत या ISI की करीबी शख्सियत कहते हैं, जिन्हें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च भी किया गया था और जिन्होंने GHQ का पैगाम नवाज शरीफ को भी पहुंचाया और ये उनको बावर कराया कि आपके जो मुकदमात ख़त्म हुए हैं ये सिर्फ GHQ की और ताकतवर हलकों की मेहरबानी की वजह से ख़त्म हुए हैं, इसलिए आपके मुकदमात दोबारा किसी भी वक्त खुल सकते हैं। तो अब यही जो शख्सियत हैं, यानी GHQ की करीबी शख्सियत फैसल बाउडा, इनकी एक वीडियो वायरल हो गई है और इन्होंने अब ये कहा है कि 15 दिन के बाद पता चलेगा कि ये नाअहल हुकूमत पाकिस्तान के साथ क्या करने वाली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सूबा पेरिस, यानी शहबाज शरीफ जो पंजाब को पेरिस बनाने का दावा करते थे, इस पर उन्होंने तंज किया। उसके बाद मरियम नवाज को उन्होंने स्टार प्लस की एक करैक्टर करार दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन ने हुकूमत साजी की है, यानी शहबाज शरीफ को तंजन उन्होंने आइंस्टाइन कहा और फिर ये कहा कि 15 दिन के टेस्ट के बाद आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये जो नालायक, निकम्मे और नाअहल लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ करने वाले हैं। हाशमी साहब, ये स्टेटमेंट फैसल बाउडा का इसलिए अहम है कि इसे आप GHQ का पैगाम ही समझ लें। इसका मतलब यह है कि असल में ताकतवर हल्के ये बावर करा रहे हैं शहबाज शरीफ को और इस इत्तेहादी हुकूमत को कि आपका मैंडेट नहीं था, आपके पास ये मैंडेट चोरी किया गया मैंडेट है और आपने डिलीवर करना है, और अगर आप डिलीवर ना कर पाए तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको चलता भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हाशमी साहब, पाकिस्तानियों के लिए एक और तकलीफदेह खबर, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर सिर्फ एक दिन के अंदर 110 खरब रुपए पाकिस्तानी सरमायाकारों के डूब गए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के सरमायाकार या गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर अडयाला जेल के मुतल्लिक जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, जिसके मुतल्लिक मैंने कहा कि इसके अंदर भी दो बड़ी खबरें छुपी हैं, तो एक खबर तो इसमें से अदालत से आई है और एक वीडियो लिंक सिस्टम के मुतल्लिक ये एक अजीबो-गरीब खबर है, क्योंकि अडयाला जेल के हुकाम को अदालत ने ये अहकामात दिए थे कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। अब इमरान खान साहब को आप ये कह लें कि अचानक मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। तो इन खदशात को जानबूझकर तक़वियत देने के लिए अब इमरान खान साहब की जो ऑनलाइन अटेंडेंस थी, यानी वीडियो लिंक पर अटेंडेंस, वो भी नहीं करवाई गई। और अब अदालत ने कहा है कि अगर वीडियो लिंक ठीक नहीं है तो इमरान खान साहब की हाज़िरी का मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए, और अगर सुपरिटेंडेंट इमरान खान साहब की हाज़िरी का इंतज़ाम नहीं करते तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये जज ताहिर अब्बास सिपरा जो हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स देते हुए ये जो समाअत थी इसको फिर 20 मार्च तक मुलतवी कर दिया। लेकिन बज़ाहिर ये आप कह लें कि एक फिक्स मैच ही नज़र आता है, क्योंकि 20 मार्च तो एक बड़ी तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को बड़े संगीन खदशात लाक हैं, लेकिन इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब के वकला और पार्लियामेंटेरियंस को अदालती अहकामात के बावजूद मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब यहाँ पर अडयाला जेल से एक और वीडियो इमरान खान साहब से जुड़ी इस वक्त वायरल है, क्योंकि इमरान खान साहब को सिर्फ दांतों का नहीं बल्कि आँखों का इन्फेक्शन भी था। तो अब इस पूरी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा ने, जो कि इस वक्त सेहत के मामले पर इमरान खान साहब की तर्जुमान मुकर्रर की गई हैं, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर फैसल और इसी तरह डॉक्टर आसिम यूसुफ के मुतल्लिक दरख्वास्त अदालत में दायर की है
कि ये इमरान खान साहब से मुलाकात करें और यही इमरान खान साहब का चेकअप करें, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और उनको बुरे तरीके से ट्रीट करने के मुतल्लिक इस फ्रॉड शर्मनाक रियासत के अंदर बड़ी तकलीफ़देह इतलात आ रही हैं। और इसलिए मैं ये शर्मनाक और फ्रॉड रियासत के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। कुछ व्यूअर्स नाराज़ हो जाते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो पूरे मुल्क को और वफाक को इकट्ठा रख सकती है, उसको इतने बुरे तरीके से टारगेट किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आवाम में नफरत के बीज बो दिए गए हैं इस शरीफ ख़ानदान की वजह से। अब ये जो बहाना बनाया गया हाशमी साहब कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही, इसके लिए बहाना भी बड़ा एक भोंडा सा जवाब जो है घड़ा गया है। और जवाब ये घड़ा गया कि अडियाला जेल में मौजूद तमाम कैदियों की मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद कर दी गई। और फिर ये कहा गया कि मीडिया कवरेज के लिए भी किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। और हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ जो सहाफ़ी मौजूद थे उनको भी यहाँ सख्ती से कवरेज से मना कर दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और जो हसास खुफिया इदारे हैं, इनकी जानिब से कोई नाम नहाद थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ है। लेकिन इस पर उमर अयूब ने यह सवाल किया है कि जिन दहशतगर्दों के मुतल्लिक बात की गई थी कि ये जो दहशतगर्द हैं ये अडियाला जेल पर हमला कर सकते थे, तो इनकी शनाख्त क्यों नहीं सामने लाई गई, इनके पास असलहा वगैरह कहाँ से आया। और अगर वाकई अडियाला जेल के ऊपर हमला होने वाला था तो फिर इसका मतलब यह है कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी पर मामूर जितने भी लोग हैं उनको बरतरफ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नेगलिजेंस है। इस्लामाबाद में मैं सहाफ़त करता हूँ और मुझे पता है कि अडियाला जेल जो है ये एक ऐसे हसास इलाके में है जहाँ पाकिस्तान के हसास अदारों के दफातर भी हैं और इनकी कॉलोनीज़ वगैरह भी हैं। अब हाशमी साहब, जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन से अदालत ने हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करने की इजाज़त दी थी, लेकिन ये पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन मौजूद रहे अडियाला जेल के बाहर, लेकिन इन्हें किसी भी सूरत इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और चूँकि खुद अब सलमान सफदर ने यह कहा है कि ये इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट करवाने का एक बहाना हो सकता है। ये खबर भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर ब्रेक की थी और कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि ये खबर शायद दुरुस्त ना हो, लेकिन अब खुद इमरान खान साहब के वकला ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती किसी मकाम पर शिफ्ट करने की ये एफर्ट हो सकती है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल हैं इनके ऊपर तौहीन अदालत के हवाले से भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि अब जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन है अल्लामा राजा नासिर, इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में कि जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि 8 मार्च का अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि इमरान खान साहब से 2 मरतबा यानी हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकातों की इजाज़त दी जाए। अब हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब वफाक की वाहिद अलामत हैं, इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता स्लो पॉइजनिंग के मुतल्लिक भी खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो इस पूरी सिचुएशन में जब इमरान खान साहब को 2 हफ्ते तक मुसलसल नहीं मिलने दिया जाएगा तो इससे मुल्क में इंतशार नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा, लोगों में बेचैनी नहीं फैलेगी तो क्या होगा। ये तो खुद अफरा तफरी को दावत दे रहे हैं और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक मरतबा फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनकी सियासी ताकत को, क्योंकि उनसे तो इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद तहरीक इंसाफ के मुज़िक्का खेज़ जो निशानात उनको अलॉट किए गए थे इंतखाबी निशानात, उन निशानात को भी लोगों ने ढूंढ कर उस पर मोहरें लगा दी और इमरान खान साहब को जितवा दिया। तो ये इमरान खान साहब को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये असल में मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं इसी किस्म के हालात की वजह से और इसी किस्म की हरकत की वजह से और इसी किस्म की साजिशों की वजह से। इससे पहले सानिया मशरकी पाकिस्तान जैसा इतना बड़ा सानिया हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क के हालात जो हैं ये उसी जानिब ले जाने की
एक और साजिश हो रही है। अजरा साहब, अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला इस वक्त खतरे में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें नोटिस करते हुए अली अमीन गंडापुर को गलत बयानी करने पर असासे जो शो किए गए और जिस तरह से जो तफसीलात सामने आई, इस बुनियाद के ऊपर ये नोटिस जारी किए गए हैं। 2 रुकनी बेंच था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने, जिसने साबिक वफाकी वजीर को ये जारी किया है। राय साहब, खबर ये है कि 26 मार्च के ये नोटिस हैं और इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को 2022 के असासों की तफसीलात के मामले पर यह नोटिस जारी किया है। अली अमीन गंडापुर पर जो इल्ज़ाम था वो 2020 का है, लेकिन जो केस खुल रहा है वो 2024 के अंदर खुल रहा है। एक तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर भी सवाल उठेगा। फिर ऐसा हम और आप और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे थे। फजल रहमान साहब के पास चलकर हम गए, उन्होंने हमें वेलकम किया, हम उनके घर बैठे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है आप हमारे साथ चल कर आए, लेकिन पार्टी मशावरत से हम कुछ करेंगे। ग्रैंड अलायंस अपोजिशन की हद तक होगा। अपोजिशन अगर हुकूमत में होते तो शायद कहा जाता कि हुकूमत के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंडेट चोरी हुआ, हमारा मौक़िफ़ और उनका मौक़िफ़ जो है वो मिलता है। लिहाजा हम माजी की बातों को पसे पुश डालकर ना सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, बल्कि हाफिज हमदुल्ला साहब तो टेलीविजन कैमरों के सामने आ गए। आपको याद होगा साहब, ये सब कुछ प्यार की पींगें और इस वक्त जो माहौल है अपोजिशन का, वो हमने फजल रहमान ग्रुप हो, सड़कों पर आने, दमादम मस्त कलंदर की बात हो, एहतजाज होगा, ये सब बातें हमने देखी। लेकिन एकदम से क्या हुआ, आपको पता है कि ये जो दरख्वास्त है ये किसके तवस्सुस से दायर की गई और उसने क्या कहा है? ये हैं जी जमीयत उलमा इस्लाम फे के मोहम्मद कफील साहब। ये रास्ता भी कोई और नहीं है, मोहम्मद कफील साहब ने ये दरख्वास्त दायर की और उन्होंने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने गाड़ी हासिल की। दरख्वास्त में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर के नाम तहसील कराची में 735 कनाल अराजी मुंतकिल की गई। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने अली अमीन गंडापुर से मुख्तसर फैसले जारी करते हुए जवाब जो है मांगा, नोटिस कर दिए। फैसले में मजीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने गाड़ी इसी ज़मीन को बेचकर हासिल की थी। फैसले में यह भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं रहे। अब यहाँ पर आप एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक मोहम्मद कफील साहब जिनका ताल्लुक फजल रहमान साहब की पार्टी से है, वो उठते हैं, इलेक्शन कमीशन जाते हैं। तो हम इस इत्तेहाद को क्या नाम दें राय साहब? चूंकि इलेक्शन कमीशन तो विलन था ही था, यहाँ पर जिनके साथ आपने जिनकी इमामत में नमाजें पढ़ी, जिनके घर आप चल कर गए, आज वो यकीनन आपके खिलाफ हैं और आपके वज़ीर आला को तोड़ने जा रहे हैं, गिराने जा रहे हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा राय साहब। अली अमीन गंडापुर के जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि अली अमीन गंडापुर जब से आए इन्होंने टैक्सीज की बात की है, अदायगियों की बात की है, केपी की, अपने चीफ सेक्रेटरी को लाने की बात की है, और फिर होम ग्राउंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केपी, जहां से आने वाले तमाम जो नशिस्तें हासिल करने की जो जंग है वो लड़ी जाएगी। मैंडेट चोरी जो किया गया उसके खिलाफ जंग लड़ी जाएगी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर अली अमीन गंडापुर के अलावा भी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं जो इसी तरह ये तमाम काम करेंगे? राय साहब देखें हाशमी साहब, अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक जो ख़बर है इसके अंदर भी एक बड़ी हसास खबर छुपी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर केपी के चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन केपी के अंदर जो साबिक फाटा है ये भी जम हो चुका है और केपी में पीटीआई को कोई सादा अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, बल्कि 3/4 से भी ज़ायद अक्सरियत मिली है। और केपी के अंदर जिस किस्म के सुनामी एहतजाज इससे पहले हो चुके हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन जो कि शरीफ ख़ानदान की कठपुतली बनकर एक इंतहाई घिनौना खेल खेल रहा है और अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने के मुतल्लिक जो दरख्वास्त है इसको इसकी समात जो है ये मुकर्रर भी कर दी गई है। तो ये तो इस मुल्क को आग में झोंकने के मुतरादिफ है। अगर अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया जाता है तो ज़रा आप इमेजिन करें कि अगर इमरान खान साहब एक कॉल दे देते हैं, तो एक कॉल के ऊपर अगर बदतरीन हालात में भी केपी ने इमरान खान साहब को 3/4 से ज़ायद अक्सरियत दे दी, ये तकरीबन 90% अक्सरियत है, 3/4 अक्सरियत भी 75% पर बनती है,
तो अगर केपी ने बदतरीन हालात के बावजूद जब लोगों पर सिर्फ इमरान खान साहब की रैलीज में शिरकत के लिए, तहरीक इंसाफ की रैलीज में शिरकत पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे थे, तो उसके बावजूद केपी के लोग बाज नहीं आए और 90% लोगों ने इमरान खान साहब के हक में वोट डाल दिया। फजलुर रहमान, ANP, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आफ्ताब शेरपाओ ग्रुप, परवेज़ खटक, इन सब को निशाने इबरत बना दिया। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर अली अमीन गंडापुर को, जिनका अपना एक कबीले के सरदार होने की वजह से अलग असर रसूख भी है, यानी एक तरफ तो PTI और उनका अपना असर रसूख भी, तो फिर केपी में कैसी आग लगेगी? और केपी में जो आग लगेगी क्या ये पूरे मुल्क में नहीं फैलेगी? क्या पंजाब के लोगों ने इमरान खान साहब को वोट नहीं दिए? हाशमी साहब, 14 में से 12 नशिस्तें लाहौर की तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने भी अपनी नशिस्त जीती है और ओन चौधरी भी अपनी नशिस्त हारे हैं। तो ये जो इस वक्त केपी से आग उठेगी, ये तो सियासी आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। तो इस वक्त इमरान खान साहब को निशाना बनाने के लिए और तहरीक इंसाफ, जिसकी आइन के तहत वफाक में, पंजाब में और केपी में हुकूमत होनी चाहिए थी, और कराची के जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनका मैंडेट भी इनके पास है, तहरीक इंसाफ के पास, तो उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है इसके बड़े भयानक नताइज होंगे। अगेन इसका फ़ायदा तो शरीफ ख़ानदान को होगा, इसके बेनिफिशरी तो शरीफ ख़ानदान है, लेकिन इसका नुकसान जो है ये कोई और हलकों को होगा, क्योंकि सवालात सारे उनसे किए जाते हैं। शरीफ ख़ानदान से तो ना किसी की तवक्को थी, ना शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक कोई किसी को ये कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ये पाकिस्तान में कोई डिलीवर करेंगे, तो सवालात तो कहीं और हो रहे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन तो पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनको सूट नहीं करती। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन जो एक घिनौना खेल खेल रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लिख कर रख लें। इस किस्म के जो करैक्टर हैं ये कभी भी आर्टिकल 6 से और अपने मंतकी अंजाम से नहीं बचते। आप देखिएगा कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन फ़िलहाल ये मुल्क तोड़ने की साजिश में बराह रास्त मुलव्विस हैं। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है ये इतना बेजान और बेसकत हो चुका है कि एक चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई की जा रही है, और आप देख लें कि लोगों के मैंडेट की तौहीन करते हुए अदालतें जो हैं और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम सिसिलियन माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर गुलाम बना है। अच्छा भाई साहब, ये जो अली जफर साहब हैं सेनेटर, इन्होंने ना टेलीविजन चैनल पर बैठकर ना एक 3 नकाती फार्मूला मफाहमत का पेश किया है। अच्छा, वो क्या कहते हैं जी कि 10 मुतनाज़े हलकों का ऑडिट कराया जाए 2024 के इलेक्शन के, ख़वातीन कैदियों को रिहा किया जाए, एहतजाज की इजाज़त दी जाए, और ये 3 शराइत हम पेश कर रहे हैं, ये इकदाम किए जाएं तो हम मईशत, सेहत, तालीम और सिक्योरिटी मामलात में ताउन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अली जफ़र साहब ने एक मफाहमती फार्मूला पेश कर दिया है। राय साहब, एक तो हमें ये भी समझना चाहिए और पाकिस्तान की अवाम ये ज़रूर सवाल करेगी कि अली जफ़र साहब की पार्टी के अंदर एक सेनेटर हैं, फैसले की पोजीशन में क्या ये थे, और क्या इनके पास ये 3 नकाती फार्मूला पेश करने का एक मैंडेट मौजूद था जो उन्होंने पेश किया? क्योंकि इस मैंडेट के अंदर जो उनके पास था, यकीनन ये 3 नकाती फार्मूला मुझे तो फ्लॉप होता हुआ इसलिए भी नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारी सुकम है राय साहब। क्योंकि इस फार्मूले में जो उन्होंने बात की ना कि ख़वातीन को रिहा किया जाए, जी सबको रिहा किया जाए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, लेकिन इमरान खान की रिहाई की बात क्यों नहीं की गई? करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। अच्छा, फिर इसका जिक्र नहीं हुआ। फिर इमरान खान, आपको याद होगा कि उन्होंने IMF से 30% जो ऑडिट था वो करवाने की बात की थी कि पता चल जाएगा कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा था या क्या हुआ। इन्होंने 30% तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने सिर्फ 10 नशिस्तों की बात की है राय साहब, 10 नशिस्तों की, कि 10 नशिस्तों पे हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस किया जाए। अच्छा, अब ये 10 नशिस्तें और 180 और फिर 30%, ये दोनों में एक बहुत बड़ा आपको मुतजाद जो है एक स्टेटमेंट इनकी नज़र आएगी। फिर ऐसा
एहतजाज करने की शर्त रखकर मफाहमत कैसे हो सकती है? या तो आप एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे। हुकूमत, अगर आप एहतजाज करके मफाहमत की तरफ जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता कि एहतजाज की इजाज़त लेनी चाहिए थी। एहतजाज तो आपका हक है, आप करें, और फिर उसके बाद मफाहमत। तो अली जफ़र साहब क्या करना चाह रहे हैं? इनके पास मैंडेट था, यही वो मुझे लगता है कि नुक्ता है जो हम हमेशा से उठाते आए कि जब आप इमरान खान के राब्ते जेल से और मुलाकातें बंद कर देंगे तो बाहर लोग बैठे हुए सोलो फ्लाइट ही लेंगे। तो राय साहब, आपको लगता है कि ये सोलो फ्लाइट ली गई है? देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने जो IMF को ख़त लिखा था, उस ख़त में 30% हलकों के ऑडिट की बात की गई थी कि 30% हलकों का ऑडिट जो है इसकी शर्त रखी जाए। अब जो सेनेटर हैं अली ज़फ़र PTI के, जिनको चेयरमैन के लिए भी पहले मरले में नामज़द किया गया था, लेकिन इन्होंने कोई अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर चेयरमैन बनने से माजरत कर ली थी, तो इन्होंने कहा है कि 10 मुतनाज़ा हलकों के ऑडिट करवाए जाएं। PTI की ख़वातीन जो 10-10 माह से इस वक्त अगवा हैं, उनको रिहा किया जाए और PTI को एहतजाज की इजाज़त दी जाए। इंतकाम के चक्कर में बहुत ज़्यादतियाँ हो गई, लेकिन इसके अंदर हाशमी साहब एक ट्विस्ट भी है। एक तो एहतजाज करना ये किसी भी शहरी का और किसी भी जमात का आइनी और जमहूरी हक है, इसलिए सिर्फ एहतजाज करने के मामले पर यानी 3 शराइत अगर मुज़ाकरात के लिए रखनी है तो ये कोई ख़ास शर्त नहीं है, ये तो इनका आइनी हक है। दूसरा, ख़वातीन की रिहाई, ये भी एक आइनी हक है, अगरचे इस आइनी हक को पामाल किया गया है, लेकिन चलें ये शर्त रीज़नेबल लगती है। लेकिन इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर पहले मरले में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ जो तारीख का बदतरीन जबर किया गया है, तो इमरान खान साहब को तो सिस्टम से माइनस नहीं किया जा सका। तो पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पर सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बोगस तरीन मुकदमात हैं, ये मुकदमात वापस लिए जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब पर बोगस तरीन मुकदमात कायम करने का मकसद पूरा नहीं हो सका और ये कभी हो भी नहीं सकेगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर भी बनकर एक मरतबा फिर सामने आ गए। कौमी असम्बली में धांधली ज़दा नताइज के बावजूद तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आ गई। पंजाब में उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, असल में तो उनकी 245 से ज़ायद नशिस्तें हैं पंजाब में। और इसी तरह अमली तौर पर तो सबको पता है कि ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो अब इमरान खान साहब तो खुद सबसे बड़ा सिस्टम है, इसलिए जो कुछ हो गया अगर उसको पीछे धकेलना है तो तब भी इसके लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात ख़त्म करके इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए और उसके बाद फिर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट या एक जो अगले इलेक्शन के लिए जमहूरी निज़ाम के लिए एक शफाफ किस्म का एक ऐसा मुआहिदा जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर शामिल हों, वो होना चाहिए। वरना अगर इमरान खान साहब जेल में रहते हैं इन बोगस तरीन केसेस में, तो फिर तो इन मुज़ाकरात का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर किस चीज़ के मुज़ाकरात कि एक ऐसा लीडर जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर 2/3 से ज़ायद अक्सरियत भी हासिल कर ली, बल्ले का इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद, उसके बावजूद अगर उसको जेल में रखा जाए तो फिर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये PTI का एहतजाज नहीं रोक सकते। ये एहतजाज को सड़कों पर लाठी चार्ज से या लोगों को शहीद करके जाँ भाग करके ये उसका वॉल्यूम सड़कों पर शायद कोई 1-2% कम कर लें, लेकिन लोगों में इतना शऊर आ गया है कि इस वक्त सोशल मीडिया इनके लिए वबाले जान बना हुआ है। इसलिए इन्होंने, आप देखें कि आज 20 दिन से ज़ायद हो गए हैं कि ट्विटर को बंद कर रखा है। इसलिए PTI को बैक फुट पर नहीं जाना चाहिए, अवाम उनको फ्रंट फुट पर लेके आई है। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बोगस तरीन मुकदमात हैं ये ख़त्म हो और दूसरा कम से कम 30% हलकों का ऑडिट हो जिनकी निशानदेही तहरीक इंसाफ करे। अच्छा भाई साहब, एक सर्वे सामने आया जिसमें सवाल ये रखा गया था कि अगर आपको अपनी जो पसंद की जमात है छोड़कर किसी दूसरी जमात को वोट देना पड़े तो आप किसको देंगे? तो सब ने एक आवाज होकर ये कहा कि हमारी
जो चॉइस नंबर 1 यानी पब्लिक चॉइस नंबर 1 जो है अपनी जमात को छोड़कर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होगी। गैलेप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक नून लीग में 17% अफराद अपनी जमात के अलावा पीटीआई को वोट देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी 16% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के वोटर्स में 27% पीटीआई, 16% नून लीग और 1% का झुकाव एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब है। राय साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% अपनी जमात के अलावा पीटीआई को वोट देना चाहती है। यार आप पहले ही वोट देते हैं, आप नंबर 2 क्यों इसे बना रहे हैं? राय साहब, ये जो ट्रांजिशन थी सोच की हमें अब दीगर जमातों में भी नज़र आ रही है। शायद ये वो लोग हैं जो अपनी जमातों को फॉर दी ऑब्वियस रीज़न नहीं छोड़ सकते अरसा दराज से, या फिर उन्हें फ़ायदे लिए होंगे, या फिर इनका ताल्लुक जो है इन सियासी जमातों के साथ होगा, या वो समझते होंगे कि ये सियासी जमातें मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने ये दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो पहला रास्ता है। और चॉइस नंबर इनकी 1 है पीटीआई पाकिस्तान के इस सियासी मंजरनामे के ऊपर। ऐसा देखें हाशमी साहब, एक तो वो नौजवान वोटर जो कि 2018 में 17 साल या 18 साल का था, अब वो 2024 में उम्र के इस हिस्से में जहां उसकी एज 23 से 24 साल है। इसी तरह वो वोटर जो कि 2018 के इंतखाबात में 15-16 साल का था, उस वक्त वोटर नहीं था, लेकिन अब वो 22-23 साल का होकर वोटर बन गया है। तो ये पूरी एज ब्रैकेट तो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। लेकिन इसके अलावा जो डेटा सामने आया है, उस डेटा के मुताबिक जो शरीफ ख़ानदान को वोट पड़ा है, ये जिसके अंदर सिर्फ उनको 17 नशिस्तें मिली हैं, इसमें नौजवानों का हिस्सा ना होने के बराबर है। यानी सिर्फ ये नहीं कि 18 से 22 साल की ब्रैकेट, बल्कि 35 से 45 साल की ब्रैकेट में भी शरीफ ख़ानदान को ना होने के बराबर वोट पड़ा है। असल में तो इनकी कुल मिलाकर कौमी असम्बली में 17 नशिस्तें थीं, और ये कुछ उधेड़ उम्र लोगों ने इनको, जो आप कह लें इनका एक रवायती तरीक़ाकार होता है वोट हासिल करने का, रवायती सियासत, उसके तहत जो वोट डला भी है 17 नशिस्तों के ऊपर कुल मिलाकर, जो इनके आप कह लें कि इलेक्टिबल्स भी जिनके अंदर शामिल थे, तो ये ना होने के बराबर है। और अब आप इमेजिन करें कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें नौजवान वोटर्स की तादाद कितनी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगली मरतबा ये 17 के बजाय कोई 1-2 नशिस्तें, यानी जितनी नशिस्तें JUI को मिली हैं, तकरीबन इतनी की नशिस्तें ये जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीत सकते। इससे बड़ा सबूत क्या हो गया कि नवाज शरीफ को ये अपनी जानिब से फतह का कार्ड समझकर पाकिस्तान लाए थे कि नवाज शरीफ के नाम पर वोट मिलेगा। इनको सियासी तौर पर शर्म नहीं आती कि अगर नवाज शरीफ अपनी 2 नशिस्तें नहीं जीत सके, ऐसे हलकों से जो नून लीग के लिए महफूज तरीन हलके समझे जाते थे, अगर इन महफूज तरीन हलकों में इनके नाम नहाद कायद और नाम नहाद सबसे मकबूल लीडर अपनी नशिस्तें नहीं जीत सके, तो बाकी कैसे अपनी कोई नशिस्त जीत सकता था? ओन चौधरी कैसे नशिस्त जीत सकते हैं अपनी 1,70,000 वोट लेकर? तो इसलिए ये इतना बड़ा फ्रॉड किया गया हाशमी साहब कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी रियासत की सुबकी हुई है। शरीफ ख़ानदान ने लूट मार करके रुखसत हो जाना है, लेकिन जो 25 करोड़ आवाम के वोट की तौहीन की गई है, उनका हक मारा गया है, ये लोग अपने दिलों से कभी नहीं भुलाएंगे। ये शरीफ ख़ानदान के लिए जो सियासी इख्तलाफात हैं, ये सियासी नफ़रत में बदल चुके हैं, और ये लावा किसी भी वक्त फटेगा। और ये शरीफ ख़ानदान सियासी तौर पर निशाने इबरत बन चुका है, और ये अपनी आखिरी इनिंग में जो इस वक्त खेल रहे हैं, मज़ीद निशाने इबरत भी बनता हुआ लोग इनको देखेंगे। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।